हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का सेकंड पार्ट है जहाँ पे हम सारे सिस्टमैटिक चेंजेस देखेंगे। इससे पहले जो हमने देखा था वो रिप्रोडक्टिव चेंजेस था, जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम अपलोड कर चुकी हैं। आइए हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने आज तक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है और मेरे वीडियोस को शेयर किया है, लाइक करें। आगे भी आप ऐसे ही करते रहिए। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आज हम देखेंगे जो भी बॉडी में एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जो भी सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं। बेसिकली जैसी जो प्रेगनेंसी या जो ग्रेविडा जो है वो इंक्रीज होता है तो फीटस की जो डिमांड है, मेटाबॉलिक चेंजेस, वो भी क्या होते हैं, साथ ही साथ इंक्रीज होते हैं। तो जब मेटाबॉलिक चेंजेस और जो मेटाबॉलिक डिमांड्स इंक्रीज होती है फीटस के, तो उसी के साथ साथ क्या होते हैं, सिस्टमैटिक चेंजेस एक प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस तो हम देखते हैं हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में बेसिकली जो हमारे हेमेटोलॉजिकल चेंजेस हैं ये बेसिकली क्या है, हमारा जो ब्लड है तो इट इज अ लिक्विड टिश्यू। ये एक लिक्विड टिश्यू है जो थ्रू आउट हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एक्सचेंज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इसके थ्रू क्या करता है, पूरी प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी में है जो ब्लड वॉल्यूम है बेसिकली वो क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली जो 5 और 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है और जो पीक पे रहता है वो एटलीस्ट 30 to 34 वीक्स क्या होता है, इसमें पीक रहता है। अगर हम बात करें कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो बेसिकली कितना इंक्रीज होता है तो वो अकॉर्डिंग 40 to 50% ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब जैसे कि हमको पता है कि जो बेसिकली हमारा ब्लड है वो किससे कंपोज्ड है, इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द प्लाज्मा एंड द सेल्स। बेसिकली जो हमारे आरबीसी सेल्स है, ब्लड सेल्स है, उससे क्या है, कंपोज होता है। तो इन प्रेगनेंसी ये जो हमारा ब्लड है वो क्या रहता है, हेमोडाइल्यूशन फेस में हमें देखने को मिलता है। हेमोडाइलेशन फेस में क्या होता है, जो ब्लड है बेसिकली इसमें जो है प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, प्लाज्मा जो वॉल्यूम है वो मोर देन हमारी आरबीसी के इंक्रीज होता है। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन फेस। बेसिकली जो इसमें है जैसे हम लोग बोलते हैं कि मदर में फिजियोलॉजिकल अनीमिया देखने को मिलता है, तो वो एक कारण हो सकता है क्योंकि ऑल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। एटलीस्ट जो है 40% जो है प्लाज्मा 20 to 30% इंक्रीज हो रहा है इन कंपैरिजन टू आरबीसी से। तो इसलिए जो हमारा ब्लड है ऑल थ्रू द प्रेगनेंसी हीमोडाइल्यूशन फेज पे रहता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो एडवांटेजेस क्या है, तो जैसे मैंने बोला ये न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करता है और जो है एडवर्स इफेक्ट जो भी है, एनीमिया है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब हम इसमें देखते हैं कि आरबीसी इंक्रीज होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे डब्ल्यूसी भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं तो इसमें क्या होता है, सेल मीडिएटेड जो है इम्यूनिटी से क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो जब डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होते हैं तो सेल मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारे ह्यूमन में। तो अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड चीज हम क्या देखते हैं कि ये हाइपोकोगुलेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है। हाइपर कोगुलेशन स्टेट यानी कि जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी में है बेसिकली जो हमारा फिब्रोजन लेवल है वो क्या होता है, लेवल इंक्रीज होता है। तो जो फैक्टर 13 होते हैं, 11 होते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। तो इसमें हमें कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है, हाइपर कोगुलेशन, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हमने किसकी बात करी, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में। इसके साथ साथ जो है अगर हम वाटर रिटेंशन की बात करें तो टोटल कितना होता है, 6.5
लीटर्स। अब 6.5 लीटर्स में जो हमारे 3.5 लीटर्स है वो कहाँ से, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है इन फीटस जो है बेसिकली, और जो हमारा प्लेसेंटा है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन टोटल रिटेंशन कितना होता है 6.5 लीटर्स। और बाकी जो रिमेनिंग 3 लीटर्स है वो हमारे किसमें, जो बॉडी टिश्यूज है, ब्लड है, ये हम उनमें से लेते हैं। अगर हम बात करें कि मेन क्या रीजन है जो हमारा रिटेंशन है 6.5 लीटर, जिसमें से 3.5 फीटर्स का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, बाकी रिमेनिंग बॉडी टिश्यूज, ब्लड है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेन ऑर्गन, हमको सबको पता है हमारा मेन ऑर्गन क्या है वाटर रिटेनिंग का, वो है हमारा किडनी। तो इसमें किडनी जो है इसमें बेसिकली मेन रोल होता है हमारा एस्ट्रोजन का। तो ये क्या करती है, एस्ट्रोजन जब हमारा इंक्रीज होता है तो ये हमारा जो किडनी है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, या आप कह सकते हो कि जो हमारा किडनी है उसको बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करती है और एक्टिवेट करती है हमारे रास सिस्टम को। समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो हमारा वाटर रिटेनिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल। व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेस, सो बेसिकली इट इन्फ्लुएंस अ किडनी, एंड व्हेन इट इन्फ्लुएंस अ किडनी, सो इट एक्टिवेट अ रास, दैट इज योर that is your renin, angiotensin और angiotensin aldosterone। so वो क्या होता है हमारा जो है एक्टिवेट हो जाता है। तब ये एक्टिवेट होता है तो इसका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब्स मोर वाटर फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। ये क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में से और ज्यादा वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव रिटेंशन हमें देखने को मिलता है। तो हमने हेमेटोलॉजिकल चेंजेस में ये बात करी। सेकेंड हम देखते हैं जो इन प्रेगनेंसी है वॉल्यूम किस चीज का इंक्रीज हो जाता है, थर्स्ट थ्रेशोल्ड जो है, ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वाटर रिटेंशन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब वाटर रिटेंशन इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो वेट गेन है प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11 to 12 kg होता है। ये केवल मदर का नहीं, इसमें प्लेसेंटा भी है, यूट्रस भी है, ऑल टुगेदर क्या होता है, वेट गेन होता है 11 to 12 kg। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चेंजेस हैं जो कि है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। अब हम बात करेंगे जो है हमारे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारा हेमेटोलॉजिकल चेंजेस। अब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। तो कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में क्या होता है कि जैसे ही लास्ट ट्रिमेस्टर स्टार्ट होता है तो जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, वो मूव कर जाता है। मूव कर इन द सेंस ये है कि बेसिकली वो क्या करता है, अपवर्ड में क्या होता है, मूव कर जाता है। कार्डियोवास्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या है, डायफ्राम का। डायफ्राम जो है मूव्स होता है हमारा अपवर्ड, इट मूव्स अपवर्ड्स। तो इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से वो शिफ्ट होता है कहाँ, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो वहां पे जो हमारी एपिकल क्या है, जो हमारी एपिकल नर्व्स है वो शिफ्ट हो जाती है हमारी फोर्थ कोस्टल स्पेस, अबाउट हाउ मच 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड मिड क्लैविकल लाइन। ठीक है, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर चेंजेस में क्या हो रहा है, जो हमारा डायफ्राम है वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, आउटवर्ड। तो जो हमारी एपिकल नर्व्स है वो फोर्थ कोस्टल जो है शिफ्ट हो जाती है कितना सेंटीमीटर, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर आउटसाइड द जो हमारा मिड क्लैविकल है उसके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो CO2 है हमारा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती है इस ट्रिमेस्टर में ज्यादा इंक्रीज हो जाती है फीटस की। तो और यहाँ पे साथ ही साथ जो हमारी फीटस की ऑक्सीजन डिमांड जो है इंक्रीज होती है, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। SV हमारा इंक्रीज होता है, इनटू हार्ट रेट भी क्या होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने रीजन बताया किसकी वजह से, ड्यू टू द डायफ्राम जो कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो एपिकल नर्व्स है हमारी क्या हो जाती है, फोर्थ कोस्टल स्पेस में शिफ्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ जो हमारा SV और हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे जो ट्रिमेस्टर है, लास्ट ट्रिमेस्टर, इस पे क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसको क्या करता है, उसको पंप करने के लिए इफेक्टिवली क्या होता है
2 वीक्स पे उसको इफेक्टिवली क्या करना रहता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है। तो 40 to 50% ये क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूट्रस यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड वेसल्स हमारी कहाँ पे होती है, यूट्रोप्लेसेंटल में मूव्स कर जाती है टू द मैटरनल सरफेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो उस टाइम पे हमारा क्या है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो हमारा जो है सिस्टमैटिक वास्कुलर रेसिस्टेंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड। एसवीआर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ जो हमारा प्रोजेस्टेरोन है और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। नेक्स्ट हमारा कौन सा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हमने क्या किया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है डायफ्राम की वजह से, क्योंकि वो क्या होता है, मूव कर जाता है हमारे अपवर्ड में। उसी के साथ साथ जो हमारा एसवीआर है वो डिक्रीज करता है, और क्या होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें एक चीज और हम देखते हैं कि मदर को क्या है, पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो है एक्सर्ट करता है, तो वो कैन नॉट रीच टू द हार्ट। यहाँ पे पोस्चरल हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। अब हम देखेंगे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी क्या होता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज हो जाती है फीटस की। तो ऐसा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे जो है टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, टाइडल वॉल्यूम। ग्रेविट जो यूट्रस है वो एलिवेट होता है, क्यों, हमारा डायफ्राम जो है वो क्या हुआ है, इट मूव्स अपवर्ड टू द रेसिडुअल कैपेसिटी, तो सॉरी इट मूव्स अपवर्ड, तो उसकी वजह से जो हमारी रेसिडुअल कैपेसिटी है वो क्या होगी, रेसिडुअल कैपेसिटी हमारी जो है वो डिक्रीज होगी। जब कैपेसिटी डिक्रीज होगी तो वहां पे क्या होगा, कोई चेंजेस रेस्पिरेशन में नहीं देखेंगे, बल्कि हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी हमने क्या देखा, क्योंकि हमारा ग्रेविड यूट्रस अब क्या कर रहा है, एलिवेट हो रहा है, डायफ्राम अपवर्ड मूव हो चुका है, तो उसमें रेसिडुअल कैपेसिटी वो डिक्रीज होगी, तो रेस्पिरेशन में चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। साथ ही साथ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा, वो है डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें एल्कोलिसिस की कंडीशन मिल सकती है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो भी इंक्रीज होगा। चेस्ट सर्कमफ्रेंस 68 डिग्री टू 103 डिग्री क्या होगा, सब कोस्टल जो एंगल है वो इंक्रीज होगा। हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस, सब कोस्टल एरिया जो है एंगल है, तो इसकी वजह से क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिज्निया एक मदर को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फील हो सकती है, बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द चेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब हम मूव करते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में। तो बेसिकली जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगा, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। जो किडनी है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, एनलार्ज होगी। जो हमारा जीएफआर रेट है तो वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। जीएफआर रेट इंक्रीज होगा, जो है एनलार्जमेंट ऑफ किडनी होगा, तो जिसकी वजह से क्रिएटिनाइन लेवल है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये बेसिकली क्या होगा, मोर देखने को मिलेगा, इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट सिस्टम हम क्या देखते हैं, हमारे जीआई सिस्टम। तो जीआई सिस्टम में बेसिकली क्या इफेक्ट होता है, हमारा जो कार्डियक स्पिंस्टर है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। कार्डियक स्पिंस्टर रिलैक्स होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हमारा जो प्रोजेस्टेरोन है, उसकी वजह से क्या होगा, वो रिलैक्स होगा। यहाँ पे और कंडीशन देखने को मिल सकती है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स है उनकी रिटेंशन की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, हार्टबर्न और एसिडिटी जो है देखने को मिल सकती है। जीआई मोटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, तो जो मदर है उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंप्लेन रहती कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया और वॉमिटिंग ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंस्टर, कार्डियक स्पिंस्टर।
तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें जीआई सिस्टम में रिलैक्स होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो रिलैक्सेशन रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से हार्टबर्न और एसिडिटी होगी, और साथ ही साथ ये किसकी वजह से, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। और उसके साथ जो है ईसोफेगस में कॉजेस, जैसे मैंने बोला हार्टबर्न, क्योंकि हमारा जो प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट हो रहा है गैस्ट्रिक कंटेंट्स पे, और उसी के साथ साथ जीआई मोटिलिटी ऑफ जीआई क्या होती है, डिक्रीज होती है, जो कि कॉजेस करता है कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग इन द मदर। अब हम देखते हैं मेन हमारा जो है मेटाबॉलिक चेंजेस भी क्या होता है। मेटाबॉलिक चेंजेस में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो बीएमआर रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बीएमआर रेट इंक्रीज होता है बाय 30%। यहाँ पे प्रोटीन हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है। उसके बाद टोटल जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है 3000 जो है हमारा mg इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस में बीएमआर इंक्रीज हो रहा है, protein is seen in the form of the amino acids, transfer of the glucose from the glycogen to the glycogen, requirement of iron, requirement of calcium, ये सब क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। आयरन का कितना है, आयरन रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 1000 mg इन सेकेंड ट्राइमेस्टर देखने को मिलती है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम जो है वो 1 to 1.5 ग्राम पर डे। ये भी कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ जो है हमारा विटामिन बी है, जो विटामिन है उसकी भी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एब्जॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बात किया फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो मेटाबॉलिकल चेंजेस होते हैं, सिस्टमैटिक जो चेंजेस होते हैं, हेमेटोलॉजिकल चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, रेस्पिरेटरी चेंजेस, देन हमारा जीआई यूरिनरी सिस्टम चेंजेस, जीआई चेंजेस और हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे आपके एग्जामिनेशन टाइम के लिए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं लेकर आऊं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।